जरा सोचिए, क्या हो अगर हमें ये पता चले कि जिस इंसान ने भारत का संविधान लिखा, उसी इंसान ने देश की आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव भी रखी थी। और मजे की बात यह है कि इस बारे में लगभग कोई जानता ही नहीं। जब हम डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के बारे में सोचते हैं तो जहन में कानून, सामाजिक न्याय, यही सब बातें आती हैं। लेकिन उनकी एक और पहचान है, एक शानदार अर्थशास्त्री की, जो शायद उनकी सबसे ज़रूरी विरासतों में से एक हो सकती है। और यहीं से असल में ये रहस्य शुरू होता है। मतलब कोई सोच भी कैसे सकता है कि एक इंसान जिसके पास दुनिया की 2 सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से इकोनॉमिक्स में 2-2 डॉक्टरेट हों, वो अपने ही फील्ड में गुमनाम रह जाए। और ये सवाल सिर्फ हमारा नहीं है। ये सवाल तो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी चौंका चुका है। सोचिए जरा, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर, देश के टॉप इकोनॉमिस्ट में से एक डॉक्टर C. रंगराजन, उन्होंने खुद एक बार पूछा था अंबेडकर अर्थशास्त्र के बारे में क्या जानते थे। अब अगर उन्हें भी पूरी तरह नहीं पता था तो ये हमें क्या बताता है कि ये ऐतिहासिक गुमनामी कितनी गहरी है। यही तो उनकी विरासत का एक, कह सकते हैं, दोहरापन है। एक तरफ हम सब उन्हें जानते हैं संविधान के निर्माता के तौर पर, सामाजिक न्याय के पैरोकार के तौर पर, और दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग पहचान जो सबकी नज़रों से छिपी हुई है, मॉनेटरी थियरी और पब्लिक फिनांस के एक ऐसे एक्सपर्ट जिनकी क्वालिफिकेशन उस दौर के किसी भी बड़े से बड़े इकोनॉमिस्ट को टक्कर दे सकती थी। 2 विरासतें हैं, पर हम याद सिर्फ एक को रखते हैं। तो ये जो आर्थिक समझ थी डॉक्टर अंबेडकर की, वो कोई शौक में नहीं आई थी। नहीं, ये तो समझ लीजिए कि ग्लोबल इकोनॉमिक थिंकिंग की आग में तप कर तैयार हुई थी। एक ऐसी जबरदस्त एकेडमिक ट्रेनिंग जिसके बारे में सुनकर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। जरा इस सफर पे नजर डालिए। एक नहीं बल्कि 2-2 डॉक्टरेट डिग्रियां, और वो भी कहां से? दुनिया के 2 सबसे बड़े इंस्टीट्यूट से, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। ये सिर्फ पढ़ाई नहीं थी, ये तो उस दौर की, मतलब 20वीं सदी की शुरुआत की सबसे ऊंची आर्थिक सोच में पूरी तरह से डूब जाना था। उनकी नींव सिर्फ मजबूत नहीं थी, वो तो अभेद्य थी, जिसे कोई तोड़ ना सके। अब इतने ज्ञान के साथ डॉक्टर अंबेडकर ने अपने समय की सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल पहेलियों में से एक को सुलझाने की ठानी, और वो पहेली थी खुद रुपया। उनकी डॉक्टरेट थीसिस वो सिर्फ एक एकेडमिक पेपर नहीं थी, नहीं, वो एक कोशिश थी एक बहुत बड़े मॉनेटरी क्राइसिस को हल करने की, एक ऐसा संकट जो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा था। तो इस पूरी बहस के सेंटर में एक बहुत बड़ा सवाल था, आखिर भारत का करेंसी सिस्टम कैसा होना चाहिए? मतलब जो रुपया है उसे किस चीज का सहारा मिलना चाहिए, असली सोने का या फिर किसी ज्यादा फ्लेक्सिबल सिस्टम का? और मजे की बात यह है कि इस बहस में उनके सामने कोई छोटा मोटा नाम नहीं था। जी नहीं, उनके सामने थे 20वीं सदी के सबसे बड़े आर्थिक दिग्गज जॉन मेनार्ड कीन्स। कीन्स का कहना था कि गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड अपनाना चाहिए। अब ये क्या था? ये एक ऐसा सिस्टम था जो सरकारों को बिना उतना सोना रखे नोट छापने की आज़ादी देता था। कीन्स के हिसाब से ये अर्थव्यवस्था को मैनेज करने का एक टूल था। लेकिन अंबेडकर ने कहा नहीं, उनके लिए ये एक 2धारी हथियार था, एक ऐसा टूल जो सरकार के हाथों में खतरनाक ताकत देता था और इसकी कीमत आम लोगों को चुकानी पड़ती। उनका तर्क बिल्कुल सीधा और साफ था कि देखिए, अगर आप एक गैर जिम्मेदार सरकार के हाथ में बिना रोक टोक नोट छापने की मशीन दे देंगे तो ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी बच्चे के हाथ में सूखी घास से भरे कमरे में माचिस की डिब्बी दे देना। नतीजा, आग लगनी तय है। और अर्थव्यवस्था में इसी आग को हम कहते हैं इन्फ्लेशन, यानी महंगाई। जब बहुत सारा पैसा बाजार में आ जाता है और चीजें उतनी ही रहती हैं तो हर चीज की कीमत बढ़ जाती है। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए ये इन्फ्लेशन, ये महंगाई कोई किताबी बात नहीं थी। उन्होंने इसे कहा था टैक्सेशन का सबसे अन्यायपूर्ण तरीका, सबसे अनजस्ट फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा छिपा हुआ टैक्स है जिसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती। ये सैलरी स्लिप पर नहीं दिखता, लेकिन ये चुपके से जेब में रखे हर एक रुपए की कीमत चुरा लेता है। और इसकी सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ती है? उन पर जिनके पास पहले से ही सबसे कम है। लेकिन बात सिर्फ रुपए की कीमत तक ही सीमित नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर इससे भी आगे गए। उन्होंने एक और भी बुनियादी सवाल की तह तक जाने की कोशिश की कि एक देश को अपना फाइनेंस, अपना पैसा मैनेज कैसे करना चाहिए। और उनकी जो दूसरी डॉक्टरेट थीसिस थी वो आगे चलकर भारत के पूरे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का एक मास्टर प्लान बन गई। अपनी कोलंबिया वाली थीसिस में उन्होंने उस एक सवाल को पकड़ा जो बड़े देशों को हमेशा परेशान करता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच पैसों का बंटवारा आखिर हो तो कैसे हो।
उन्होंने 100 साल से भी ज्यादा की फाइनेंशियल हिस्ट्री खंगाल डाली, सिर्फ ये समझने और समझाने के लिए कि पावर और पैसे का ये जो नाजुक सा बैलेंस है उसे कैसे काम करना चाहिए। और सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? 100 साल पहले लिखा गया वो एकेडमिक काम आज किसी लाइब्रेरी की शेल्फ पर धूल नहीं खा रहा है। नहीं, वो आज भी भारत के फाइनेंस कमीशन के लिए एक बेसिक गाइड की तरह है। उसी के आधार पर आज भी सेंटर और स्टेट्स के बीच टैक्स का बंटवारा तय होता है। मतलब उनका काम सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, वो आज की पॉलिसी है। और यहीं से हम उस बात के बिल्कुल सेंटर में पहुंचते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के लिए इकोनॉमिक्स इतनी जरूरी क्यों थी। देखिए, उनके लिए ये कभी भी सिर्फ नंबरों और थ्योरी का खेल नहीं था। नहीं, ये एक टूल था, एक औजार। किस लिए? सोशल जस्टिस हासिल करने के लिए, उन लोगों को मजबूत बनाने का सबसे ताकतवर औजार जिन्हें समाज ने हमेशा पीछे छोड़ दिया था। जरा उनके सबसे मशहूर रिफॉर्म्स के बारे में सोचिए। अगर आप उनकी तह में जाएंगे तो पता चलेगा कि वो सब के सब इकोनॉमिक स्ट्रैटेजीज थीं। लैंड रिफॉर्म क्यों? ताकि जमींदारों की मोनोपोली तोड़ी जा सके। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज पर सरकार का कंट्रोल क्यों? ताकि जरूरी चीजें आम आदमी की पहुंच में रहें, सस्ती रहें। यहां तक कि नौकरियों में आरक्षण, वो भी सिर्फ रिप्रेजेंटेशन का सवाल नहीं था, वो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट यानी आर्थिक तरक्की का एक जरिया था। तो जब हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, इन सारे टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं, तो एक बिल्कुल साफ तस्वीर सामने आती है। डॉक्टर अंबेडकर की आर्थिक सोच भारत के हिस्ट्री में कोई छोटा मोटा फुटनोट नहीं है। नहीं, ये तो देश के सबसे बुनियादी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का डीएनए है। इस टाइमलाइन को देखिए जरा। ये एक आइडिया से इंस्टीट्यूशन बनने तक की एक सीधी लकीर है। 1923 में वो किताब लिखते हैं, 1926 में वो अपने आइडियाज उस वक्त के पावरफुल हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखते हैं, और नतीजा 1935 में जन्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, जो काफी हद तक उनकी ही सिफारिशों पर बना था। फिर सालों बाद उनकी दूसरी थीसिस संविधान में फाइनेंस कमीशन का आधार बनती है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये है कॉज एंड इफेक्ट। कभी ये सोचा है कि भारत का संविधान इकोनॉमिक गाइडलाइन से इतना भरा हुआ क्यों है? दुनिया के किसी भी दूसरे संविधान से ज्यादा। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसे बनाने वाला मुख्य इंसान सिर्फ एक वकील नहीं था, वो एक इकोनॉमिस्ट था, एक ऐसा अर्थशास्त्री जो ये अच्छी तरह समझता था कि बिना इकोनॉमिक पावर के कानूनी अधिकार बेमानी है, उनका कोई मतलब नहीं। और ये सब हमें एक आखिरी लेकिन बहुत ही पावरफुल सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या होगा अगर हम डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ संविधान के निर्माता के तौर पर देखना बंद कर दें और उन्हें भारत के फाउंडिंग इकोनॉमिस्ट यानी संस्थापक अर्थशास्त्री के तौर पर पहचानना शुरू करें? ये एक सोच आज भारत के इकोनॉमिक चैलेंजेस और मौकों को देखने और समझने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती है। हो सकता है कि भारत के भविष्य की चाबी उसके भूले हुए अतीत के इसी आर्थिक ज्ञान को फिर से खोजने में छिपी हो।